हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्ट पे, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो उसके जो एग्ज़ाम के अनुसार जो आपका एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, सिलेबस आपका जो दिया है उसके अनुसार जो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, कितना 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे आगे इस तरह ही क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। मतलब आप लोग थोड़ा क्लास को कम शेयर करते हैं, क्लास को शेयर कीजिए और जो भी आपका दोस्त हो जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म डाल चुके हैं या डाल रहे हैं तो उनको मतलब क्लास से जुड़िए। ठीक है, तो देखिए आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या है, रीजनिंग। देखिए क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सभी यहाँ पे मतलब स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर सब सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। उसके बाद लास्ट में आपसे आएगा जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी। दो सेक्शन रहेंगे, जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश। आपको जनरल हिंदी करना हो तो जनरल हिंदी कीजिए, जनरल इंग्लिश करना हो तो जनरल इंग्लिश का 25 क्वेश्चन कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए हमारा ये राय है कि आप जनरल हिंदी कीजिए, क्योंकि जनरल हिंदी से ना क्वेश्चन ईजी आता है। 25 में से आप 25 क्वेश्चन करके ही रहिएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाए दूसरा बात है, लेकिन क्वेश्चन आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर लीजिएगा जनरल हिंदी से। क्वेश्चन जो है ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा क्वेश्चन हम जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वहां से आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा कौन सा कथन सही है, सही पूछा या नहीं, या सही नहीं पूछा है, तो क्वेश्चन वहां सही से पूछिएगा, पढ़िएगा। यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, तो ये तो सही है। उसके बाद क्या है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, तो ये गलत है। किसके द्वारा नामित किया जाता है, तो जो देश के राष्ट्रपति होते हैं, मतलब देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा नामित किया जाता है। उसके बाद देखिए 15 सदस्य, ये तो नहीं होगा, 15 सदस्य ये तो नहीं होगा, तो इसलिए 21 का ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बोलिए सर थोड़ा राज्यसभा के बारे में बता दीजिए। देखिए संसद के 3 सदन होते हैं, तो बोलिए सर ठीक है 3 अंग होते हैं, मतलब संसद के 3 अंग क्या क्या होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद जो आर्टिकल 80 में आता है, कौन सा आर्टिकल 80 मीन्स आर्टिकल 80 में आता है। और राज्यसभा बनने के लिए जो सदस्यों की जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए, मतलब 30 वर्ष होना चाहिए। कितना, 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये आप समझ जाइएगा, जितना क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन भी आएगा। और जो मतलब राज्यसभा जो है उच्च सदन है और इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। इतना आप समझ जाइएगा, समझ गए होंगे। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। देखिए राज्यसभा में नामित 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितने होते हैं, बताइए। राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो है 250 होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, अधिकतम संख्या पूछे तो 250 है। और वर्तमान में कितने राज्यसभा में सदस्य हैं, तो 245 है। 245 में 233, 233 12, 233 प्लस 12, 233 जो है ना स्टेट प्लस यूटी से है, और 12 तो आपको बता दिए कहाँ से है। 12 जो है आपका मतलब यहाँ से है, मतलब जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये कौन सा देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड देश के संविधान से ये लिया गया है। ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 233 जो है सदस्य, जो 233 सदस्य जो होते हैं आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, उसमें से जो 225 सदस्य हैं, 225 सदस्य राज्य से हैं और 8 सदस्य जो है
केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी से है, तो इतना याद रखेगा। और 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, लेकिन 50-60 क्वेश्चन के बराबर आपको बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरह आपसे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो पूरा आपको बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है। तो वाष्प रूप में परिवर्तित करती है, आप तो यहाँ जानते हैं ना, वाष्प, वाष्प मीन्स वाष्पीकरण मतलब वेपोराइजेशन, मतलब ऑप्शन जो है आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए वाष्पीकरण प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित कर देता है। क्या, तरल को जो किस रूप में परिवर्तित कर देता है, तो वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देता है। और आपको बता दें जो वाष्पीकरण से मतलब शीतलता उत्पन्न होती है, मतलब आपको वाष्पीकरण होता है थोड़ा ठंडक महसूस होगा, मतलब शीतलता महसूस होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें, देखिए वाष्प को द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहा जाता है, जैसे क्या वर्षा है, ओस है और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो संघनन किसे कहते हैं, वाष्प को द्रव में बदलने की परिघटना को संघनन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन है, कपूर है और बहुत सारे एग्जाम्पल इसका है, ठीक है। उसके बाद आप कहिए सर वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का एक एग्जाम्पल बता दीजिए, क्या एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब कपड़ों का तेज हवा में सूखना, यदि तेज हवा है ना तो कपड़ों मतलब अपने आप सूख जाता है, तो ये किसका उदाहरण है, तो वाष्पीकरण का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। और आर्द्रता जितना कम होगा ना, वाष्पीकरण की जो रेट है वो ज़्यादा होगा, आर्द्रता कम, वाष्पीकरण की जो रेट है आपका ज़्यादा होगा, तो ये आप याद रखिएगा। इतना जो है क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, समझ गए होंगे। तो 22 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है। देखिए कुंभ का मेला, कुंभ का मेला आप लोग जानते होंगे, कुंभ का मेला 4 जगह पे लगता है। कहाँ कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है, प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है और नासिक में लगता है। कहाँ पे, नासिक में लगता है, याद रखिएगा। और एक जगह पे ना, मतलब एक जगह पे जो, जैसे में उज्जैन में लगा, उज्जैन में कब 2016 में लगा है, तो 2016 के बाद उज्जैन में 12 वर्षों बाद मतलब 2028 में उज्जैन में महाकुंभ मेला लगेगा। उसके बाद क्या होता है कि आपको और बता देते हैं, ठीक है। तो 23 का क्या है, ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है। जो कुंभ मेला आयोजन नहीं होता है वाराणसी में नहीं होता है, प्रयागराज में होता है, यूपी में, ठीक है। देखिए क्या आपको बताए थे ना, देखिए कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला प्रति 12वें वर्ष पर प्रत्येक स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्षों बाद आयोजित किया जाता है। देखिए 4 जगह है, तो 3 साल पे देखिए जैसे मैं 2023 में यहाँ हुआ, तो फिर 3 साल बाद यहाँ होगा, 3 साल बाद होगा यहाँ, 3 साल बाद यहाँ होगा, फिर यहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा, फिर 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे मतलब 3-3 साल बाद होता है। और एक जगह 12 वर्षों के बाद मतलब जो है आपका कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुंभ मेला जो है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उसके बाद देखिए उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उसके बाद देखिए नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो इतना जो क्वेश्चन आपको बता दिए ना, सब क्वेश्चन वीवीआई है। और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन बताया आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से क्या है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मास्सेटर पेशी अवस्थित होती है। तो किस भाग में अवस्थित होती है बताइए, तो जबड़ा में, मतलब जबड़ा में जो है मास्सेटर पेशी जो है उपस्थित होती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, और जितना भी महत्वपूर्ण जो इसका पॉइंट है ये भी हम आपको बता देंगे। देखिए मानव शरीर के जबड़ा में मास्सेटर पेशी अवस्थित होती है। शरीर की समस्त जो ऐच्छिक तथा अनैच्छिक जो पेशियां होती है, उसका जो निर्माण है पेशी ऊतकों के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पेशी ऊतक के कोशिकाओं, क्या है, पेशी ऊतक के कोशिकाओं में लंबी महीन धारियों के रूप में पेशी तंतुका पाया जाता है, जो एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। तो इतना आप याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए पेशी तंतुओं के कारण पेशी कोशिकाएं संकुचनशील होती जाती है, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो ये सब एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और हम बता देते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, क्या है मास्सेटर पेशी। बोलिए सर मास्सेटर पेशी क्या होता है? देखिए मास्सेटर जो पेशी होता है केवल स्तनधारियों जीव में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। और मास्सेटर जो पेशी है एक मोटी चतुर्भुज पेशी है जिसमें 3 सिर होते हैं, सतही होती है और क्रोनॉइड होते हैं। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से इस तरह क्वेश्चन जो है देखने को आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक काला जर रोग का कारण बनता है? देखिए काला जर रोग प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है ना काला जर रोग का कारण बनती है। तो बोलिए सर ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले और भी महत्वपूर्ण मतलब रोग को बारे में बता दीजिए। तो आप लोग पेन डाउन करते चलिए। देखिए प्रोटोजोआ से जो रोग होता है काला जर होता है। तो ठीक है सर, आप बोलिए ठीक है सर, मतलब काला जर है। उसके बाद सोने की बीमारी, पेचिस, मलेरिया, पायरिया, चिकन पॉक्स, टाइफाइड और काला जर, मतलब इतना भी जो बीमारी आपको बता दी ना, सब आपका प्रोटोजोआ के कारण होने वाला महत्वपूर्ण रोग है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। 25 का था, 25 का देखिए प्रोटोजोआ रोग के कारण कालाजार रोग होता है। कालाजार रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कालाजार रोग जो है कौन सा प्रोटोजोआ के कारण फैलता है? तो क्या नाम है उसका? लिस्मेनिया नामक से फैलता है। लिस्मेनिया परजीवी का वाहक बालू मक्खी होता है। मतलब बालू मक्खी जो होता है ना, लिस्मेनिया परजीवी को मतलब वो मतलब क्या है, बालू मक्खी जो जीव मतलब आपका जो मतलब मक्खी है वो प्रोटोजोआ बीमारी के लिए महत्वपूर्ण वो मतलब कारण अदा करती है। तो इतना आप समझ आइएगा। तो 25 का बता दिए। उसके बाद बोलिए सर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए तो 25 का क्या है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को फिलिनबलेंस द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अजात शत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम में। तो इस पे हम सेपरेट वीडियो भी ला देंगे, लेकिन जब यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में आए हैं तो थोड़ा सा हम आपको बता दें थोड़ा सा, ठीक है। देखिए प्रथम बौद्ध संगति पूछा है। देखिए बौद्ध संगीति 4 प्रकार के हो, मतलब 4 बौद्ध संगीति हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था उसका जो राजा था उस समय अजात शत्रु था। कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। कब? 483 बीसी में हुआ था। क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और कहाँ पे, कौन सा स्थान पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, जो वर्तमान में उसे राजगीर भी बोलते हैं, जो बिहार में है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था? तो कौन था अध्यक्ष? महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अजात शत्रु जो है हर्यक वंश का शासक था, ये याद रखिएगा। उसके बाद अजात शत्रु के जो बचपन का नाम था कुनिक था। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था, इसलिए अजात शत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। तो इतना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मतलब अजात शत्रु हर्यक वंश से है, इसे पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने जो पिता है बिंबिसार की हत्या कर दिया था। तो क्वेश्चन जो है ऐसा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और शासक कौन था? कालाशोक था। तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और शासक कौन था? अशोक था। ये क्वेश्चन देखने को बहुत भी क्वेश्चन मिल जाता है। चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, और शासक जो था आपका कौन था? कनिष्क था। ऐसा क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है, बौद्ध संगति से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बता दें। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में, कब? 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। कुशीनगर जो वर्तमान में आपका कहाँ पे है? कुशीनगर गोरखपुर में है, मतलब यूपी में है, याद रखिएगा, ठीक है। इतना समझ गए।
उसके बाद आपको बता दें जब उनका मृत्यु 483 बीसी में हुआ था, तो उसी समय ना 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, और शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु था। ये याद रखिएगा। तो इतना क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ देगा, जो मतलब गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ पे? बोध गया में हुआ था। और जब गृह त्याग किए थे ना, गृह त्याग करने के बाद 6 वर्ष के बाद, मतलब गृह त्याग वो किए थे 29 वर्ष की उम्र में, और उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 6 वर्ष बाद, मतलब 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। तो ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? तो 27 का क्या है? ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तपेदिक। तपेदिक जो है संक्रमण रोग का एक मतलब उदाहरण है। तो इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। देखिए, तपेदिक संक्रामक रोग का एक उदाहरण है। तपेदिक या जिसे क्षय रोग बोलते हैं। बोले सर क्षय रोग, क्षय रोग तो सुना हुआ लगता है। क्षय रोग का मीनिंग जानते हैं? क्षय रोग का जो गांव में आप सुनते होंगे टीबी टीबी टीबी, ठीक है। तो देखिए, टीबी जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जब क्या है, लैम्फेटिक ग्रंथियों में घुसते हैं तो ग्रंथियों में क्षय तथा कंठमाला उत्पन्न कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु आंतों में आंत्र क्षय, मस्तिष्क में मस्तिष्क क्षय और अस्थियों में अस्थि क्षय उत्पन्न करते हैं, और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ये याद रखिएगा। उसके बाद बोलिए सर थोड़ा सा और टीबी के बारे में बता दीजिए, जो एग्जाम में देखने को क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है। तो देखिए, टीबी जो है एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ये याद रखिएगा, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। किसको? फेफड़ों को प्रभावित करती है। ये याद रखिएगा। पीछे हम आपको प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी भी बताए थे। टीबी जो है ना आपका बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, और ये मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा। टीबी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया है किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से भी फैलता है। ये याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाएगा, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, 24 मार्च को, हाल ही में 24 मार्च 2023 को भी मनाया गया है, याद रखिएगा। और विश्व टीबी दिवस की थीम क्या था अब की बार का, मतलब 2023 का? तो हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन जो बता दिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 क्वेश्चन है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और मतलब किस देश के मतलब बीच प्रभावी सीमा है? तो किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? तो आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन जो है VVI है। भारत और चाइना के बीच LAC रेखा खींची गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे LAC बोलते हैं 3488 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा, और भारत और चीन के बीच में प्रभावी सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई अक्साई चीन को क्या करता है, मतलब अलग करती है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 क्वेश्चन है, क्या है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। तो बताए थे ना, गौतम बुद्ध से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, मतलब बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस पर हम सेपरेट वीडियो भी ला देंगे जब आपका एग्जाम तो जुलाई में होने वाला है। तो अभी से आप लोग सही से प्रैक्टिस करते चलिए। तो ये क्वेश्चन आपका VVI है। 29 का ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो मतलब पावापुरी में हुआ था। और आपको बता दें, आपको कुछ देर पहले भी बताए हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष में हुआ था, लेकिन भगवान महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 12 वर्ष पे हुआ था। कब? 12 वर्ष पर हुआ था। ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है मतलब आपको जानना जरूरी है। उसके बाद थोड़ा सा आपको बता दें, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे आपका मतलब महावीर स्वामी थे। 23वें थे पार्श्वनाथ, और प्रथम कौन थे? जिसे ऋषभ देव बोलिए या आदिनाथ बोलिए, तो वो प्रथम थे। एक क्वेश्चन जो जितना बता दी ना, क्वेश्चन VVI है। उसके बाद देखिए,
भगवान महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईस्वी में ईसा पूर्व में मतलब बीसी में हुआ था। देखिए 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था और 80 वर्ष की उम्र में आपका महात्मा बुद्ध का मतलब मृत्यु हुआ था, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईस्वी में वैशाली के कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक कुल में भी हुआ था। तो एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 540 बीसी में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था और उनका जो मृत्यु हुआ था मतलब मोक्ष को प्राप्त किए थे पावापुरी में किए थे। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए महावीर को महावीर को ज्ञान को क्या बोला जाता है? जैन धर्म में कैवल्य बोला जाता है। की प्राप्ति जृंभिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के किनारे, जिसे निरंजना नदी भी बोला जाता है, के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो कौन सा नदी के किनारे? रिजु पालिका नदी के किनारे मतलब साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और पीपल वृक्ष के मतलब बोध गया में किनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो महावीर मतलब गौतम बुद्ध को हुआ था। तो ये मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये याद रखिएगा। और कौन सी नदी के किनारे? तो रिजु पालिका नदी। ये जितना भी क्वेश्चन बताए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो कब की गई थी? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और उस समय जो तत्कालीन वायसराय था उनका नाम क्या था? लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी था। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या है, ब्रिटिश भारत की राजधानी वर्ष 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तीसरी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और तीसरी जो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट जॉर्ज पंचम एवं जो महारानी थी मैरी के स्वागत में किया गया था। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन भी पूछ देगा, सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। तो एक क्वेश्चन भी आई है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया था। तो ये याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछ देगा भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था। 1858 ईस्वी में इनको भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछ देगा तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको मतलब किसी तरह क्वेश्चन पूछे आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो आपका आ रहा है, रीजनिंग का भी आ रहा है, उसके बाद आपका मतलब रीजनिंग का भी आ रहा है, जीके का भी, जीके जीएस का भी आ रहा है और हिंदी का भी आ रहा है और मैथ का भी आपको कुछ दिन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह रेगुलर आपका जब तक एग्जाम नहीं है तब तक आप एग्जाम आएगा तब तक इसका प्रैक्टिस सेट आते रहेगा। तो क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।